देखो बेटा, इसमें हमने किया था जो इसको बनाने की विधि थी, और ईथर को हम सीख रहे थे बनाना, है ना। ईथर को हम कैसे बनाया जा सकता है, ये ईथर्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, ईथर, है ना। और ईथर बनाने की विधियां कौन कौन सी हो गई थी, है ना। तो एक तो विलियमसन संश्लेषण हमने कर लिया था, है ना। दूसरा हमने बनाने की जो विधियां हैं, ये है अल्कोहल और डायएजोनियम। जो अल्कोहल है हमारे पास, एक तो अल्कोहल होता है, अल्कोहल, ठीक है ना, व डायएजोमेथेन की क्रिया, डायएजोमेथेन की क्रिया। यहां पर इनकी क्रिया के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं बेटा, इसके द्वारा भी हम ईथर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एथेनॉल लिया, CH3CH2OH, और इस पर डायएजोमेथेन। देखो डायएजोमेथेन क्या होगा, इसमें दो, जैसे मान लीजिए हमने CH2N2 लिया, देखो ये है डायएजो और मेथेन हो गया, इसको कहते हैं बेटा। और इसको हम किसकी प्रेजेंस में लेंगे, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसके प्रेजेंस में लेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2O एंड CH3, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस के। ये क्या बना बेटा, देखो यहाँ पर है, इसका नाम है एथिल, इसका नाम है मेथिल। तो एथिल मेथिल ईथर है, क्या बनेगा, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है ना। इथाइल मिथाइल और ईथर हो जाएगा, ठीक है ना, इथाइल मिथाइल ईथर, या मेथॉक्सी एथेन भी हम इसको कह सकते हैं, जो IPAC नेम में होगा मेथॉक्सी एथेन कहा जाए। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक है बेटा इसमें एथिल अल्कोहल, और इसको एल्यूमिना का जो मिश्रण होगा उसके साथ यदि गर्म करते हैं तब भी बन जाता है। जैसे हमने लिया अल्कोहल, तो हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल CH3CH2OH लिया, और एक दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे CH3CH2OH लेंगे, और इसको एल्यूमिना का एक मिश्रण लेंगे। एल्यूमिना होता है बेटा Al2O3, और लगभग ये टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये मालूम क्या कर देता है, ये आपस में मिल जाता है, CH3CH2O CH2CH3, और प्लस इसमें निकल जाएगा H2O। ये बना डाई इथाइल ईथर, इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। इस प्रकार से डाई इथाइल ईथर भी बन सकता है। तो ये हमने दोनों रिएक्शन पढ़ ली, ईथर को कैसे बनाया जा सकता है ना। ये कुछ अभिक्रियाएं थी। एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बेटा, जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। हमने एथिल अल्कोहल लेना है, एथिल अल्कोहल, यहां पर हम क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल, और इस एथिल अल्कोहल की जो अभिक्रिया है ये करवाएंगे हम सांद्र HCl के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना। तो इससे भी हम ईथर बना सकते हैं। तो ये कैसे होती होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम लेंगे एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ये इसका नाम क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल, है ना। एथेनॉल भी हम कहते हैं इसको। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, कंसंट्रेट, इसको ऐसा लिखा रहता है, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना। और जैसे हम इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहां पर बन जाएगा CH3CH2HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2। ये इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं हुई बेटा रिएक्शन, है ना। फिर क्या होगा, जो ये लगभग 100 डिग्री पर ऐसा होने लग जाता है, जिससे 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, या 110 तक भी, मान लीजिए 110 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, मान लीजिए CH3CH2HSO4, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इस पर जैसे हम एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं ना, CH3CH2OH, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे, बढ़ेगा कितना, लगभग ये होगा 140 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये दोनों
ये अल्कोहल इससे अभिक्रिया करके ये बना देता है CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2SO4 अलग निकल जाएगा। तो ये क्या बना, ये बना डाईइथाइल ईथर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। ठीक है, किसको बना सकते हैं बेटा, ईथर को बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ईथर बनाने की विधियां हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण है, देखो बेटा, ईथर के भौतिक गुण क्या है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं हम, जो इसके भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो भौतिक गुणों में देखोगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कैसे है, रंगहीन द्रव है। ये पूछा नहीं जाता ज्यादातर, है ना, ध्यान रखिएगा, कम, है ना, रंगहीन। और दूसरा क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, मैंने इसको सूंघने में बहुत तीक्ष्ण, इसका स्वाद कैसे होता है, तीक्ष्ण स्वाद होता है इसका। आपको इसका स्वाद टेस्ट नहीं करना। और अति वाष्पशील है, यानी कि क्या होता है, ये वाष्पित बहुत अधिक होता है। और इसको देखोगे, इसको जलाकर देखोगे तो प्रकाश के साथ जलता है, माने तीव्र ज्वाला के साथ, है ना। इसका जो क्वथनांक होता है बेटा, वो होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस। और ये किस में विलय होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जल में कम विलय होता है। कम विलय किस में होता है, कम विलय होता है जल में, यानी कि जल में नहीं घुलेगा, इसकी विलयता क्या होती है, कम होती है। लेकिन जितने भी ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, जैसे मानो हमारे पास एथेनॉल है, ठीक है ना, यदि ईथर को देखोगे तो अल्कोहल में, है ना, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें पूर्णतः विलय हो जाता है ना। और इनकी विलयता, विलय किस किस में है, जैसे हमारे पास बेंजीन है, C6H6 भी लिखते हैं बेंजीन को, है ना। और दूसरा हमारे पास हो सकता है किसमें, क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आता है CHCl3। और तीसरा हमारे पास किसमें विलय होता है, ये अल्कोहल में विलय होता है, जिनमें अल्कोहल लिख लेंगे पूरा, बहुत सारे अल्कोहल हो सकते हैं ना, अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल में विलय हो सकता है, ठीक है। और इसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है बेटा, जैसे इसको सूंघेगा कोई तो उससे बेहोश हो जाता है ना। इसको सूंघेगा तो क्या हो जाएगा, उससे बेहोश होने लगेगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाता है। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज चलते हैं, रासायनिक गुणधर्म, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। उसके बाद है रासायनिक गुण। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, है ना। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रासायनिक गुणधर्म है, किसके रासायनिक गुणधर्म है, ये ईथर के रासायनिक गुणधर्म, ईथर के जो रासायनिक गुणधर्म है किस प्रकार से हो सकता है ना। तो ईथर के रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या चीजें आ सकती है। नंबर 1 देखो, इसमें ये पहले तो कैसे है, निष्क्रिय पदार्थ है, क्रियाशील माने कम क्रियाशीलता रहती है इसकी, तो कैसे पदार्थ है, निष्क्रिय पदार्थ है, ठीक है ना, ये निष्क्रिय पदार्थ माना जाता है, ठीक है ना। और ये जैसे साधारण ताप पर क्या हो गया, क्षार हो गया, अम्ल हो गया, तनु अम्ल हो गया, अपचायकों हो गया, ऑक्सीकारक, इन धातुओं से क्रिया नहीं करता है। यदि साधारण ताप पर देखोगे तो इनसे कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कब, साधारण ताप पर। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे पहला है, इसमें देखेंगे दहन। यदि हम इसको जलाएं तो क्या होगा, यदि हम इसका दहन कराएं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंबक्शन, कंबशन, है ना, कंबशन, क्या होगा इसमें, है ना। तो ये क्या है, अधिक ज्वलनशील होने के कारण क्या होगा, बहुत जल्दी जल जाता है ना। और वायु के साथ क्या होता है, विस्फोटक मिश्रण बनाता है, ठीक है ना, क्या बनाता है, विस्फोटक मिश्रण। तो हम क्या करते हैं, डाईइथाइल ईथर लेते हैं। डाईइथाइल ईथर का फॉर्मूला होगा बेटा CH3 CH2O CH2 CH3, याद रखिएगा, ये बार बार आएगा भी, है ना, ये डाईइथाइल ईथर। जैसे हम इसको क्या करते हैं, 6O2 के साथ जलाते हैं, तो ये क्या करेगा, जलाने पर हमेशा क्या बनता है,
एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता बेटा। वाटर मॉलिक्यूल माने वाटर वेपर के फॉर्म में निकलती, वाष्प के रूप में निकलता है। किसी भी चीज को जलाते हैं ना, जैसे आप लोगों ने गैस के ऊपर देखा हो, गैस के ऊपर गैस जलाते हैं, चूल्हा जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो उसके ऊपर क्या दिखाई देता है? जब कोई गैस जलती है तो क्या क्या बनता होगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता होगा, साथ साथ में वाटर बनता होगा, पानी। तो आपने चूल्हे के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पानी देखा? नहीं दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा? वाष्प वायुमंडल में चले जाता है। और जो वाटर होता है ये भी वेपर के रूप में निकलती है, वाष्प के रूप में निकलती है, ये भी वायुमंडल में चली जाती है। तो इसलिए चूल्हे के ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2। तो दहन करने पर जब कोई चीज़ जलाई जाती है तो हमेशा लगभग, जैसे लकड़ियां हैं तो उसका कुछ रेजिड्यू बचता है, कुछ जैसे राख बचती है, पर अधिकांश उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में निकल जाता है। ठीक है नहीं, अब मान इतनी बड़ी लकड़ी है और राख तो इतनी इतनी सी निकली, यहाँ पर बहुत कम निकलती है ना? उतनी जितनी बड़ी लकड़ी है उतनी उतना राख थोड़ी होता है, राख तो बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो बाकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है पहले, उसके बाद अन्य चीजें बनी, है ना? तो दहन हो गया। दूसरा बेटा जल अपघटन, जल के द्वारा अपघटित होना। जल अपघटन कैसे होगा? ठीक है ना? जल अपघटन, नेक्स्ट प्रोसेस इसकी जल अपघटन। तो जल अपघटन क्या होता होगा? यानी जल के साथ हमने अभिक्रिया करवानी, किसकी? जल के द्वारा अपघटित हो जाना। तो इसकी ईथर की हम अभिक्रिया करवाएंगे जल के साथ। तो किस प्रकार से बनेगा? देखो बेटा, ईथर, डाई इथिल ईथर का फॉर्मूला क्या था? बोलो, आप लोग बताओ। ये बताना बेटा आप लोगों को। CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे H2O की, वाटर के, और ये क्या बना देगा? ये बना देगा, यहाँ पर हम लेंगे डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिकम, है ना? डाइल्यूट H2SO4 सॉरी। और ये मालूम है H2O क्या करता है? यहाँ देखो, इसमें किस प्रकार से होगा? एक तरफ तो लगेगा H और एक तरफ लगेगा OH। देखो, ये OH हो गया, ये H हो गया, तो दोनों मिलाकर के H2 हुआ ना, H2 हुआ। तो ये ऐसे जुड़ जाता है, जैसे देखो CH3 CH2 OH हो गया, और दो मॉलिक्यूल, दूसरा भी क्या बनेगा? CH3 CH2 OH। इसका नाम क्या था बेटा? इनका नाम क्या है? CH3 CH2 OH का नाम क्या है? अरे एथेनॉल। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना? इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है बेटा, तो हम इसको बोलते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, है ना? इस प्रकार से बन सकता है। अब रिएक्शन करवाते हैं, देखो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ। तो देखो बेटा, PCl5 के लिए क्या कहा मैंने? एक याद रख लो, जब PCl5 की रिएक्शन होती है तो एक तो POCl3 बनता है, लगभग, और एक HCl। ये तुक्का, मतलब एक प्रकार का शॉर्टकट समझ लो इसको, है ना? तो कैसे? देखो, हमने CH3 CH2, है ना, CH3 CH2, और दूसरा लेते हैं इसमें O CH2 CH3, ये लिया, और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और जैसे इसकी अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, देखो, PCl5 मैंने क्या कहा? एक तो POCl3 निकलेगा, तो O तो ये चले जाएगा, ये वाला O है ना, ये POCl3 भी निकलेगा। देखो, मैंने शॉर्टकट ही इसको समझ लिया, POCl3। और एक मैंने कहा कि HCl निकलेगा, तो HCl निकलने की यहाँ संभावना ही नहीं है। क्यों? देखो, दो Cl है ना, तो एक इसके साथ लगेगा, एक इसके साथ लगेगा, है ना? यदि H बचता तो अब हम आसानी से कर लेते, लेकिन शॉर्टकट ये ध्यान रखना, इन दोनों में से निकलना है ना। तो ये तो एक तो निकल ही गया, और प्लस क्या बन जाएगा इसमें? इसमें बन जाएगा CH2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, CH3 CH2 और Cl, और प्लस POCl3।
इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये है किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ, है ना। दूसरा है बेटा इसमें एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो एसिटिल क्लोराइड को हमने क्या लेना है, डाइथिल CH3CH2OCH2CH3, और इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, देखो CH3COCl होता है, और जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर भी लेते हैं हम निर्जल AlCl3 ZnCl2 सॉरी ZnCl2, है ना। इसकी अभी इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3CH2 और Cl बन जाएगा। देखो यहाँ से ये Cl यहाँ इसके साथ चले गए, है ना। अब बाकी क्या बचा, प्लस इसमें बचा CH3CO, तो यही बचा हुआ देखो ये CH3CO, और उसके साथ बचा हुआ है OCH2CH3 OCH2CH3। इसका नाम मालूम क्या है, इसका नाम तो एथिल क्लोराइड हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम एसीटेट है, एथिल एसीटेट, है ना, एथिल एसीटेट हो जाएगा। ऐसी दूसरी अभिक्रिया हो सकती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इनको याद रखो बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये बार बार पूछे जाएंगे बेटा, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड हो, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड मालूम क्या होता है, CH3CO एंड CH3CO, और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन से, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसकी अभिक्रिया करवानी ईथर से, तो ईथर क्या होगा, डाइएथिल ईथर होगा, CH3CH2O एंड CH2CH3, ये है डाइएथिल ईथर, है ना। और इस पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे, CH3CO एंड CH3CO, ये दोनों किससे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। यहाँ पर एक तरफ टूटेगा ये, है ना। देखो जैसे यहाँ से तोड़ते, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको तोड़ा, तो अब देखो CH3COO यहाँ तक, तो हमारे पास क्या होगा, यही कैटलिस्ट ले लेंगे हम, निर्जल और ZnCl2, है ना। तो यहाँ देखो CH3CO, और यहाँ से इसको ले लेंगे, ये CH3COO एंड CH2CH3 आ जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा बेटा, देखो दूसरा भी बन रहा है, देखो CH3CO बचा यहाँ, और फिर क्या आया, O ही है CH2, यानी कि दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके, एथिल एस्टेट के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, इसको बोलते हैं इथाइल एस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवानी हमने, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो इसके साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, देखो हमने लेना है CH3CH2OCH2CH3, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, C और O, ये दोनों बराबर होंगे बेटा, C और O दोनों बराबर होंगे, है ना, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। और इसमें हम लेंगे, कैटलिस्ट होगा BF3 500 ATM, ATM का मतलब होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 125 से लेकर के और कितने तक, 150 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर होगा। और ये मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास एथिल प्रोपेनेट, CH3CH2 एंड C यहाँ से ले लेंगे, और OOCH2CH3 एक साथ हो जाएगा, है ना। इसको बोल सकते हैं एथिल प्रोपिनोएट, ठीक है ना, एथिल प्रोपिनोएट, ठीक है ना, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद हम रिएक्शन करवा सकते हैं, इसका आएगा अपचय,
अपचयन कैसे हो सकता है? अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। तो अपचयन कैसे होगा बेटा? अपचयन होना था बेटा, है ना? अपचयन, ठीक है ना, रिडक्शन जिसको कहते हैं। तो अपचयन किस प्रकार से हो सकता है? देखो हम क्या करते हैं, P प्लस HI के साथ, है ना, फास्फोरस और HI के साथ, ये हमारे पास डाई। अब डाईथाइल ईथर ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5, एक ही चीज है बेटा। देखो मैंने अलग अलग यहाँ लिखा, CH3 CH2 लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाईथाइल ईथर को। और इस पर हम क्या करवाएंगे, 4H की रिएक्शन होगी और किसकी प्रेजेंस में होगी? P प्लस I2 की, सॉरी HI की, है ना, P प्लस HI। और ये मालूम क्या करेगी, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे एथेन C2H6, और एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा इसमें, H2O, 2 मॉलिक्यूल H2O। 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मॉलिक्यूल निकल, है ना, एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा, H2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका रिडक्शन होकर के एथेन बना देगा और साथ साथ में क्या बन जाएगा, इसमें वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के लिए क्या बताया मैंने आपको, ऑक्सीकरण हमेशा ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है। और ऑक्सीकारक हमारे पास क्या होता है, K2Cr2O7, है ना, बताया था मैंने, KMnO4 भी बताया था, और K2Cr2O7 ये ऑक्सीकारक होता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, H2SO4 डाल देते हैं, अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो ऑक्सीकरण एक उपस्थिति में होगा, हम लेंगे डायथिल ईथर C2H5O C2H5, ये है डायथिल ईथर, है ना। और इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे तो 2 ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। और यहाँ कैटालिस्ट क्या होगा, ऑक्सीकारक क्या होगा, K2Cr2O7 और प्लस H2SO4, है ना। तो ये बना देगा, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये बनेगा CH3CHO। क्या है बेटा इसका नाम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर, प्लस H2। क्या है बेटा इसका नाम, कोई बताएगा? CH3CHO का नाम क्या है, बताओ जल्दी बताओ, ये तो आ जाना चाहिए, तो हम पढ़ चुके हैं बेटा। इसका नाम है एस्टरडिहाइड। और फिर एस्टरडिहाइड अगेन क्या होगा, देखो CH3CHO, ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये बना देगा CH3COOH। इसका नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। हाँ एथेनोइक अम्ल, और एस्टिक एसिड भी बोलते हैं बेटा इसको, है ना, गुड, वेरी गुड। एथेनोइक अम्ल है बेटा, और साथ साथ में एस्टिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं, है ना। यही तो है एस्टिक एसिड, जो जिससे तुम चाउमीन के साथ खूब खाते हो, इसको सिरका भी कहा जाता है। सिरका इसलिए कहते हैं, इसका कुछ परसेंटेज, है ना, 5% जो सॉल्यूशन बनाए तो ये सिरका हो जाता है। यानी कि इसका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एस्टिक एसिड का जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो जो है सिरका ही होता है ना, जो चाउमीन के साथ यूज होता है ना, तो सिरका ही हो गया बेटा। उसी की तरह, सिरके की तरह उसकी गंध होती है ना। पर सिरका अलग चीज है और ये अलग है ना। सिरका एसिडिक नेचर है लेकिन कम, वो बहुत कम, वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें हैलोजेनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजनेशन, है ना, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में क्या होगा, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो CH3 CH2O एंड CH2 CH3, इसमें हैलोजन क्या होता है बेटा, देखो इस वाले पोजीशन पर भी अभिक्रिया करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। यानी कि जब हम Cl2 लेंगे, इसके साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस सब के साथ करते हैं रिएक्शन, है ना। और किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे हम 10 मॉलिक्यूल Cl2 ले लेंगे और यहाँ पर सनलाइट लेंगे, क्या लिया, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश लिया, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये मालूम क्या करेगा, ये बना देगा CCl3, जहां पर H है वहां Cl आ जाएगा, और CCl2, फिर O आएगा, फिर CCl2, फिर CCl3, और प्लस क्या हो जाएगा, उतने मॉलिक्यूल HCl निकल जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल HCl निकल जाएंगे, प्रत्येक हाइड्रोजन ऐसे बाहर निकाल देगा।
ये तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है। लेकिन यदि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो तो तब केवल 2 से अभिक्रिया करेगा, जो अल्फा पोजीशन पर, एक इससे और एक इससे, और एक एक ऐसे निकालेगा। देखो जैसे CH3 CH2 और O CH2 CH3, और इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये 2 पे अभिक्रिया करेगा। किससे? CH3 CHCl, फिर O, फिर क्या आएगा CHCl और CH3, और प्लस इसमें क्या होगा 2 मॉलिक्यूल HCl, है ना, 2Cl2। तो इस प्रकार से निकालते हैं। बाकी नहीं कर, इस निकालेगा, ये बन जाएगा। ये कौन है? ये बनेगा तब जब क्या होगा, सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति होगी, है ना, सनलाइट की अनुपस्थिति। यहाँ पर हम लिख सकते हैं absence ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अभिक्रिया हो। ठीक हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हैलोजिनेशन। ये तो है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, हैलोजन के साथ हम अभिक्रिया करके इस प्रकार से बना सकते हैं। कुछ अभिक्रियाएं और है बेटा इसमें, जैसे 2-3 ही रिएक्शन, ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। एक है एल्यूमिना की उपस्थिति में। एल्यूमिना जब हम इसको गर्म करेंगे एल्यूमिना की प्रेजेंस में, मान लीजिए हम डाइथिल ईथर लेते हैं, हमने लिया CH3 CH2O CH2 CH3, है ना, और इसको सीधे हम क्या करते हैं, एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते हैं। एल्यूमिना आप लोगों को पता है Al2O3, ये एल्यूमिना है ना, और लगभग यहाँ पर टेम्परेचर होता है 360 डिग्री सेल्सियस, है ना, काफी टेम्परेचर होता है। तो ये सीधे जो है एथिलीन बना देता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके 2 मॉलिक्यूल हो जाए, है ना, और प्लस इसमें H2O निकल जाए, तो ये एथिलीन बना दिया इसने। क्या बनाया? एथिलीन, है ना। तो ये एथिलीन बन गया, और इस प्रकार से इसने अभिक्रिया करके कंप्लीट हो गया, है ना। ये बेटा, और बाकी ये कुछ इसमें क्या होगा कि ईथर, ये तो है हमारे पास एलिफेटिक ईथर। अब यदि हम एरोमेटिक ईथर देखेंगे तो एरोमेटिक ईथर भी होता है। एरोमेटिक ईथर कैसे होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं, एरोमेटिक ईथर होगा जिससे बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, और OCH3, ये भी ईथर है बेटा। इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल, है ना, एनिसोल बोलते हैं। और ये भी ईथर है ना। इसको बोलते हैं मेथिल फेनिल ईथर। यदि साधारण नाम देखोगे तो मेथिल फेनिल ईथर है ना। और जब हम इस पर क्या करेंगे, इसमें भी 3 प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। एक तो नाइट्रीकरण हो सकता है, हेलोजनीकरण हो सकता है, और सल्फोनीकरण हो सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसमें नहीं दिखा रखी है ना। तो देखो, जैसे हम क्या करते हैं, पहले हेलोजनेशन करते हैं, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ Br2 के साथ, तो ये क्या करेगा, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बेटा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा CH2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो जुड़ने वाला ग्रुप है वो ऐसे बना, देखो हेलोजनेशन कैसे होगा, OCH3 तो है पहले से लगा, एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा ऑर्थो पोजीशन पर, और एक कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पर। ये देखो, एक ब्रोमीन है ना, प्लस HBr निकल गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल गया। ये है क्या हो गया, इसमें हेलोजनीकरण हो गया। दूसरा क्या होगा, देखो, दूसरा यदि हम नाइट्रीकरण करवाते हैं, नाइट्रीकरण मीन्स रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास है ना, यहाँ पर लेंगे OCH3, और नाइट्रीकरण क्या होगा, यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेट HNO3। और नाइट्रीकरण ध्यान रखना बेटा, हमेशा कंसंट्रेट H2, यहाँ H2SO4 की उपस्थिति में होगा, है ना। ये क्या बना देगा, ये भी सेम कंपाउंड बन देते हैं। यहाँ आएगा OCH3, और इस पर आएगा NO2, और प्लस ऑर्थो पोजीशन पर, और पैरा पोजीशन पर भी NO2 आएगा। पैरा पोजीशन पर भी NO2 आएगा। इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल।
ये आ जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल, है ना। ऐसे ऊपर वाला क्या होगा, यहाँ पर देखोगे ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। ये आ जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। ये तीसरी एक और रिएक्शन है, वो है सल्फोनीकरण, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। 4 होती है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा, है ना। अब यहाँ पर लेंगे OCH3 और यहाँ पर लेते हैं हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट H2SO4, और जैसे ही इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, OCH3 और यहाँ पर क्या होगा SO3H जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर, और प्लस यहाँ आएगा देखो OCH3 और यहाँ पर आएगा SO3H, इस प्रकार से, और प्लस इसमें क्या होगा H2 वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, इसमें इस सब के सब रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली, है ना। तो इस टाइप से अब इसका थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं कि इनका उपयोग क्या होता होगा। एक तो जो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक है बेटा, उसको बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है ना। हमारे पास अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया और ईथर हो गया, है ना। और वुड्स अभिक्रिया में इसका प्रयोग हम विलायक के रूप में करते हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म के साथ मिला करके क्या किया जाता है, कर जो ईथर होगा, ईथर में जो ईथर को जो हम क्या कर प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म हो गया और दूसरा ईथर हो गया, ये दोनों निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निश्चेतक माने जैसे माना हम ऑपरेशन करने में पहले प्रयोग किए जाते थे, अब नहीं करते, इनको कम करते हैं, है ना। देखो जब पूरे शरीर को सुन्न करना होता तब इनका प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज आप फिक्स हो गए, है ना, अलग अलग पार्ट में। देखो ईथर और अल्कोहल को मिला करके क्या किया जाता है, पावर अल्कोहल बनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें पावर अल्कोहल आपके पास आता है। पावर अल्कोहल क्या हुआ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पावर अल्कोहल होता है जिसमें क्या होगा, ईथर प्लस अल्कोहल मिला दिया जाता है, ईथर प्लस अल्कोहल। एक तो ईथर और अल्कोहल को मिला करके जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं पावर अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको, पावर अल्कोहल, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग होता है बेटा, रेफ्रिजरेटर में जो गैस निकलती है ना, उसका प्रयोग भी किया है, उसमें भी किया जाता है, जो ठंडा करने के लिए फ्रिज के अंदर जो क्या होगा, ठंडा करने के लिए जो गैस होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। ईथर का प्रयोग जो है विलायक के रूप में किया जाता है, और कौन किन किन चीज़ों को घोलती है, जैसे तेल हो गया, वसा हो गया, रेजिन हो गया, इनको घोलने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, है ना। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रही। अब इसको हमने एनसीईआरटी बुक के जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश भी की है इसमें, है ना। अलग अलग पार्ट्स हैं, तो एनसीईआरटी बुक को देखो बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, है ना। देखो जैसे मान लीजिए ये देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास था क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि, है ना। तो क्यूमीन तो ये है हमारे पास, देखो क्यूमीन ये है और उससे हमने फिनॉल बना दिया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 7.9 आपकी बुक का जो एक क्वेश्चन है 7.9, है ना। उसमें लिखा हुआ क्यूमीन से फिनॉल बनाने की समीकरण लिखी, तो ये इसकी रासायनिक समीकरण है। दूसरा देखो बेटा, ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की विधि। देखो क्लोरोबेंजीन लिया हमने, उस पर NaOH की रिएक्शन करवाई, ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना, है ना। NaOH की रिएक्शन करवाई हमने, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है बेटा मुझे, अच्छा NaCl निकल गया, H2O निकल गया, हाँ सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड पर HCl की रिएक्शन करके फिनॉल बन सकता है। देखो एक और भी अभिक्रिया, है ना। देखो आपको बेंजीन, एक अभी इनकम्प्लीट है, बना ही रहे इसको। देखो आपको बेंजीन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH दिए गए, बेंजीन दिया गया आपको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दिए गए, NaOH दिया गया, है ना। इन अवक्रमकों का उपयोग करके फिनॉल बनाना है, ठीक है ना। तो SO3H तक तो हमने बना दिया था, फिर इस पर हम रिएक्शन करके उसको फिनॉल भी बना देंगे, ठीक है ना। अलग अलग चीजें बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
देखो प्रोपेन 1 ऑल को क्षारीय एमोनोफोर के साथ रिएक्शन करवानी है। ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, है ना। प्रोपेन 2 ऑल किस टाइप से बन सकते हैं।